Formal education, a systematic body of knowledge when acquired through formal education, it can be treated as a profession. Practical knowledge supposed by short-term practice training of management is in fact form recognized institutes in India as built throughout the world. जो फॉर्मल एजुकेशन है एक सिस्टमेटिकल बॉडी नॉलेज है जो फॉर्मल एजु हाँ फॉर्मल एजुकेशन जो है नॉलेज है एक्वायर्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन इट कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रोफेशन थ्योरेटिकल नॉलेज सपोज देयरफॉर नॉलेज सपोज बाय शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस ट्रेनिंग ये क्या करता है ये शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस ट्रेनिंग देता है ऐसी ट्रेनिंग देता है जो शॉर्ट टाइम में पूरी कर हो जाए फिर इंस्टीट्यूट इंडिया विल थ्रू द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही चलता है स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन प्रोफेशन में स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड लाइक इंजीनियर्स जो इस प्रोफेशन जो होता है इसमें पर्टिकुलर फील्ड रहती है जैसे कि इंजीनियर इस इंजीनियर प्रोसेस स्पेशलाइज नॉलेज इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नॉलेज रहता है उसके बारे में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मशीन्स एक्सेट्रा Yes, even managers can choose their specialization as per interest area like finance, marketing, personal, etc. इवन जो मैनेजर से वो चूज कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन पर उसके इंटरेस्ट के हिसाब से एरिया लाइक जैसे फाइनेंस मार्केटिंग personal etc. Code of conduct any goods of profession is always guided by code of conduct a manager has to follow professor business ethics will executing is possible. Any good profession is always guided by code of conduct. A manager has to follow professional business ethics will executing its responsibility. हाँ जो कोड ऑफ कंडक्ट क्या करता है कोई भी गुड प्रोफेशन इज ऑलवेज गाइडेड बाय कोड कंडक्ट ये कोड को कंडक्ट करता है फिर क्या करता है फॉलो करता है बिजनेस एथिक्स को फिर एग्जीक्यूट करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से फिर इंडिपेंडेंट ऑफिस मैनी प्रोफेसर क्या करता है वर्क करता है इंडिपेंडेंट ऑफिस मतलब अकेले सम मैनेजमेंट क्या करता है प्रोफेशनल वर्क जो रहते हैं उसको कंसल्टेंट करता है फिर प्रैक्टिस करता है अकेले उसकी प्रैक्टिस करता है फिर सर्विस हायर बाय द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको सर्विस हायर करता है फिर फीस प्रोफेशन चार्ज फीस इन द फॉर्म ऑफ consultancy fees or remuneration for the service offered by them this management of consultation charge fees is again विश्वा भैया हेलो विश्वा भैया हाँ माइक ये फीस वाला आप समझा सकते हो या फिर पूनम दी दोनों में से कोई भी फीस वाला हाँ पॉइंट हाँ, मैं हाँ देख रहा हूँ just a sec. ये इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल चार्जेस फी इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेंसी फीस। अब देखिए जैसे कि डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स के पास अगर आप जाएंगे कोई भी छोटी मोटी बीमारी लेके तो वो आपसे कंसल्टेंसी फीस ले सकते हैं। मतलब भले वो आपको आपका इलाज ना करे क्योंकि लाइक वो आप कोई नॉर्मल डॉक्टर के पास गए जैसे कि कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, अब आप उसके पास मतलब थ्रोट की बीमारी लेके गए हैं तो उसके वो उसे ठीक तो नहीं कर पाएगा लेकिन वो उसे आपको कंसल्ट करेगा कि आप कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, थ्रोट के डॉक्टर से मिलिए। तो और वो आपको नाम लिख के दे देगा या तो कोई भी जो जैसे कि कोई एक उनका फ्रेंड हो या कलीग हो या क्लासमेट हो
जिनके टच में है वो, तो वो उनका नाम लिख के दे देंगे, ईएनटी स्पेशलिस्ट। तो वो एक कंसल्टेंसी हुई, तो कंसल्टेंसी के अनुसार फीस ली जाती है, और फीस नहीं बोल सकते, लेकिन कंसल्टेंसी फीस बोल सकते हैं। और जैसी मतलब सर्विस ऑफर करते हैं प्रोफेशन में, वैसा ही चार्ज लेते हैं वो, लाइकवाइज। हाँ ठीक है, मेरे को समझ में आ गया, और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। 8 वाला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोफेशनल्स आर liable to the society, their work is regarded as vital to society। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है, जो प्रोफेशनल जो रहते हैं सोसाइटी के, वो वर्क करते रिगार्डेड वाइटर सोसाइटी में। वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने मतलब जो सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वो पूरी करना, वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जो जो सोसाइटी में कुछ रूल्स रहते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से फॉलो करना, वही होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्क ऑटोनॉमी। प्रोफेशनल्स आर ऑटोनोमस एज दे कैन मेक इंडिपेंडेंट जजमेंट अबाउट देयर वर्क। अ प्रोफेशनल enjoys freedom to exercise their professional judgment. Even managers enjoys freedom in practicing their knowledge and can make new experiment। ये बोल रहा है वर्क होने से प्रोफेसर जो रहते हैं ऑटोनोमस, दे कैन मेक, ये मतलब इंडिपेंडेंट जजमेंट ले सके अपने काम में, और फ्रीडम से इंजॉयफुली काम कर सके, एक्सरसाइज कर सके प्रोफेशनल जजमेंट में। इवन मैनेजर, हाँ मतलब उनको फ्रीडम रहे, कोई फोर्सफुली ना करे कि ये करना है वो करना है, और कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर बना सके। यही बोल रहा है ये, मतलब कोई फोर्सफुली ना बोले, उनको फ्रीडम रहे, और इंडिपेंडेंट जजमेंट, वो खुद का जजमेंट बता सके, डिसीजन ले सके। स्टेटस। प्रोफेशंस enjoy high prestige and good reward। Specialized technical knowledge always gain status in the society, as managers are treated as skills, but they receive prestige and status for their profession। स्टेटस। प्रोफेशनल एंजॉय करता है हाई प्रेस्टाइज एंड गुड रिवार्ड के लिए, कि मतलब अच्छा रिवार्ड मिले, अच्छा रिजल्ट मिले। स्पेशलाइज टेक्निकल नॉलेज ऑलवेज गेन्स। जो स्पेशलाइज नॉलेज है वो हमेशा गेन किए जाते हैं सोसाइटी में। जो मैनेजर ट्रीट करता है स्किल वर्कर्स, ये रिसीव करता है प्रेस्टाइज एंड स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन। जो मैनेजर है वो ट्रीट करता है जो वर्क है उसको स्किल में, और रिसीव करता है प्रेस्टाइज स्टेटस देयर प्रोफेशन। अकॉर्डिंग टू द सम मैनेजमेंट थिंकर्स, जो मैनेजमेंट थिंकर्स के अकॉर्डिंग जो मैनेजर्स है वो ट्रीट मैनेजमेंट इज हाई क्लास परफॉर्मेंस। उस ये बोल रहा है कुछ मैनेजमेंट के जो थिंक उनके मतलब सोच के अनुसार जो मैनेजर से वो ट्रीट करते हैं कुछ हाई क्लास प्रोफेशन के जैसे। एक्टिविटी 4। लिस्ट आउट वेरियस ऑक्यूपेशन एंड टोज आर एक्सेप्टेड एज प्रोफेशन। सेलेक्ट एनी प्रोफेशनल पर्सन other than manager, check out his her work profile could be treated as profession with the help above characteristics। एक्टिविटी ये रहती है कि वो वेरियस जो ऑक्यूपेशन रहते हैं उसको एक्सेप्ट करता है, फिर सिलेक्ट करता है उसके प्रोफेशन को। जो पर्सन है मैनेजर है वो पर्सन की जो प्रोफेशनल को सिलेक्ट करता है, फिर चेक करता है हिस और हिस्से की हर जो हिस हर की जो वर्क प्रोफाइल को, फिर ट्रीट करता है, फिर मदद करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। लेबर्स ऑफ मैनेजमेंट। मेरा एंड हो गया, कौन समझा रहा था ये? हेलो पूनम दी और बोलो ना मैम। भैया, आप दोनों की टर्न आ चुकी है। विश्वा लेने वाला है ना, मेरा तो कल ही हो। भैया को मैं बना देती हूँ होस्ट। रितु, रोक दो रिकॉर्डिंग, स्टॉप कर दो। बिस्वा भैया की टर्न होगी। बिस्वा भैया। गाइस, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हाँ 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 दिख दिख रही रही है, है। क्लियर एकदम। सो गाइज, मेरा टॉपिक है इंडस्ट्री और उसके टाइप्स और आगे आगे। सो बेसिकली इंडस्ट्री रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शंस ऑफ सर्विसेज एंड प्रोविजंस और सर्विसेज। तो बेसिकली इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो
कंसर्न है, जो मतलब काम करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्विसेज एंड प्रोविजन और सर्विसेज। बेसिकली इंडस्ट्रीज दो काम कर सकती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। हेंस वी कैन से दैट इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड। एग्जाम्पल के तौर पे स्टील एनर्जी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स कोल माइनिंग है, और प्रोविजन फॉर सर्विसेज तो टूरिज्म एक एग्जाम्पल है। एक मिनट। आपको स्क्रीन दिख रही है ना ये चैप्टर वाली? हाँ दिख रही है। ओके ओके। सो बेसिकली इंडस्ट्रीज में कुछ टाइप्स होती है। सो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री और क्वार्टरनरी इंडस्ट्री। सो लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। पहली है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विद विच यूज नेचुरल विश्वास रिसोर्सेज तुम एज क्या रॉ देख के मटेरियल। पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। मैं सिर्फ पढ़ नहीं पढ़ नहीं, के मैं आइडिया दे रहा हूँ जस्ट। तुमने कोई पेज ऑन किया है क्या? क्योंकि हम लोग को वो पीपीटी वाला ही पेज दिख रहा है, मतलब मुझे। जस्ट अ सेकंड, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अब स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ हाँ। ओके ओके। सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को रॉ मटेरियल्स की तरह यूज करती है। इसमें दो तरह की इंडस्ट्रीज आ सकती है, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज में बेसिकली आप रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं आपके सारे फिनिश्ड गुड्स, आपके सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि अर्थ, सन एंड वाटर। फिनिश्ड गुड्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज आर जनरली यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल्स। जितने भी फिनिश्ड गुड्स बनते हैं वो इन्हीं सब रॉ मटेरियल से बनते हैं। इसमें एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, फिशिंग, ब्रीडिंग, एनिमल रेयरिंग, पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सारे आप ले सकते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज में। ये सब बेसिकली नेचर पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। फिर नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली आप इसमें कह सकते हैं जेएचएफ फैमिली। आपको जेएचएफ फैमिली पता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो बेसिकली बाप दादा के धंधे जो उन्होंने सेटअप किए थे उनके टाइम पे, वो अब बच्चे चलाएंगे। इन दिस बिजनेस इंडस्ट्री इज कैरिड फॉरवर्ड बाय वन जनरेशन टू अनदर। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं, एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन वगैरह वगैरह। तो इसमें मतलब बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से कोई दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जो भी काम आप धीरे धीरे सीख रहे हैं वो आप सीख जाएंगे और आप वो भी आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। फिर सेकेंडली है दूसरी टाइप की इंडस्ट्रीज है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन द रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री और अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि जिसमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो रॉ मटेरियल्स या तो फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स को ट्रांसफॉर्म करके हम रॉ फिनिश गुड्स बनाएंगे। मतलब सेमी फिनिश गुड्स आप कह सकते हैं कि आधे अधूरे बनाए हुए, आधा मैंने बनाया आधा आप बनाएंगे, वैसे। मोस्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री रिलाई ऑन रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एंड अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फैक्ट्री प्रोडक्शन इज द आउटकम ऑफ एनी इंडस्ट्री। तो कोई भी फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है वो एक इंडस्ट्री का आउटकम होता है। बेसिकली दिस देर आर टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो मैन्युफैक्चरिंग के भी चार टाइप्स है। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में बेसिकली रॉ मटेरियल से बेसिक मटेरियल एनालाइज होता है और सेपरेट किया जाता है और फिर उसको एक फिनिश गुड में बदला जाता है। फॉर एग्जांपल, एक्सट्रैक्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम द अर्थ एंड प्रोसेसिंग इट फॉर acquiring finished goods like पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन, सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम आयरन ओर्स। ये सब कुछ एग्जांपल्स है। मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल्स में से एक्सट्रैक्ट करके, प्रोसेसिंग करके, एनालाइज करके फिर उसे फिनिश गुड में ट्रांसफर किया जाता है, बदला जाता है और बेचा जाता है। फिर सेकंड है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। इसमें दो या ज्यादा रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। बेसिकली फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, सोप मेकिंग, सीमेंट क्रिएशन वगैरह। ऐसे सब इंडस्ट्रीज में आप एक ही चीज को यूज नहीं कर सकते, आपको दो से तीन चीजें मिला के एक फिनिश गुड आपका बनेगा।
सो बेसिकली आप ऐसा एग्जांपल्स है ये सब, फर्टिलाइजर्स है, कॉस्मेटिक्स है, सो आप देख सकती है। ओके, आगे है processing industry. So basically here raw material is processed by considering analytical और synthetic methods. Basically इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं शुगर फैक्ट्रीज का है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इसमें प्रोसेसिंग होता है पूरा, आधा रॉ मटेरियल आता है या फिर पूरा एक नया रॉ मटेरियल आता है, उसका प्रोसेसिंग होकर फिनिश गुड्स में बनाया जाता है। फिर फोर्थ है असेंबली लाइन इंडस्ट्री। यहाँ पे रॉ मटेरियल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से या तो फिर प्राइमरी इंडस्ट्री से असेंबल होके आती है, मतलब थोड़ी बहुत बन के आती है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आप ऐसा देख लीजिए, एप्पल का जो मेन प्रोडक्शन यूनिट है वो कुछ हद तक चाइना से भी आता है, फिर थोड़ा अमेरिका से आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि बैटरी होगी वो अमेरिका से आती होगी, फिर जो बाहर का जो सोर्स है वो चाइना क्रिएट करता होगा, स्क्रीन कहीं और से आती होगी, फिर बाकी जो फोन्स के साथ आने वाले गैजेट्स है जैसे चार्जर, हेडफोन्स वगैरह, वो कोई और प्रोड्यूस करता होगा। बेसिकली इसमें मतलब सारे असेंबल होते हैं, सारे इंडस्ट्रीज एक साथ असेंबल करके फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एग्जांपल है, वॉचेस एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक गुड्स लाइक टीवी, वॉशिंग मशीन्स एंड सो ऑन। अब इसमें एक और कैटेगरी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप कंस्ट्रक्ट करते हैं सारी चीजें, जैसे कि रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, कैनल्स वगैरह। तो इसमें आप जैसे कह सकते हैं इसमें आपको जरूरत पड़ती है दूसरी सारी इंडस्ट्रीज की भी। सीमेंट है, स्टील है, आयरन, सैंड, वुड्स, ये सब आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। और ग्लास, मार्बल, अदर डेकोरेटिव स्टोन इंडस्ट्रीज आर आल्सो सपोर्टिव टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये सारे एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं। फिर थर्ड टाइप की इंडस्ट्री है टर्शरी। बेसिकली इंडिया में देखा जाए तो टर्शरी का जो रेशियो है वो कम है। मतलब अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो इंडिया में मैक्सिमम लोग अभी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में ही है, मतलब एग्रीकल्चर, फूड, फिशिंग, ये सब फार्मिंग वगैरह, ये सब पे ही ज्यादातर फोकस है। मतलब कह सकते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर द बैकबोन ऑफ इंडिया। फिर सेकेंडरी जो इंडस्ट्रीज है वो ऑलमोस्ट 25% है। बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्रीज 50% से भी अप है, ऑलमोस्ट 45-46% जितनी है। मतलब मैक्सिमम देश के लोग प्राइमरी इंडस्ट्रीज में ही लगे हुए हैं। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री में जैसे कि फार्मिंग है, ये सब मैंने एग्जांपल्स पहले दिए, फार्मिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर वगैरह, ये सब में इन्वॉल्व है। फिर ऑलमोस्ट 23-24% जितना सेकेंडरी में इन्वॉल्व है, और टर्शरी में सबसे कम है। मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह देने में हम इंडिया अभी भी थोड़ा पीछे है, लेकिन बेसिकली ये सेक्टर को ज्यादा अगर हम फोकस करेंगे डेवलप करने का तो इससे हमारा फायदा अच्छा होगा। बेसिकली मतलब आधी से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया की प्राइमरी सेक्टर में ही लगी हुई है। हाँ, जरूरत है हमें प्राइमरी इंडस्ट्री में, लेकिन जैसे कि आपने नाम सुना होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें लैंड तो एक ही होता है लेकिन फार्मर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन फार्मर्स बढ़ा के आप करोगे भी क्या, क्योंकि लैंड तो एक ही है। तो बाकी सारे लोग भी अनएम्प्लॉयड रहेंगे, उससे अच्छा आप वो अनएम्प्लॉयड लोगों को स्किल्स दे सकते हैं और उन्हें टर्शरी या तो फिर सेकेंडरी की ओर बढ़ावा दे सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस टर्शरी। टर्शरी में बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड होती है इंडस्ट्री से। तो पहली है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सभी फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, लोन वगैरह देती है, इन्वेस्टमेंट्स, डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे चीजें इसमें आ सकती है। फाइनेंस के रिलेटेड सारी चीजें फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर है सेकंड है एजुकेशनल सर्विसेज। सो बेसिकली एजुकेशनल सर्विसेज आर ट्रीटेड एज नोबल सर्विसेज विच आर इम्पार्टेड फॉर नॉन प्रॉफिट मोटिव। बेसिकली एजुकेशन को नॉन प्रॉफिट मोटिव से देखा जाता है इंडिया में, और एजुकेशनल सर्विसेज देना भी एक अच्छा नोबल सर्विस माना जाता है। बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नीड टू बी मैनेज प्रॉपर्टी फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अब कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, क्वालिटी सर्विसेज लोगों तक पहुंचाई नहीं जा सकती है, क्योंकि लाइक टीचर्स उतने क्वालिफाइड नहीं होते, उतने एक्सपीरियंस नहीं होते। सो बेसिकली यहाँ पे थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एफिशिएंट एंड नॉलेजेबल टीचर्स कैन ओनली पास ऑन नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि एफिशिएंट और अच्छे नॉलेजेबल टीचर्स होंगे तो वही अपना नॉलेज आगे वाली जनरेशन को पास कर पाएंगे। अब है तीसरा है इंफॉर्मेशन सर्विसेज।
तो जो ये जो 21st सेंचुरी है, ये इंफॉर्मेशन एरा है। आप कोई भी चीज को अगर आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको किसी भी चीज के बारे में, आप गूगल खोल सकते हैं, इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन उस चीज के रिलेटेड मिल जाएगी। इसमें प्रिंट मीडियाज, नॉन प्रिंट मीडियाज, पब्लिशिंग हाउसेज एंड नाउअडेज इंटरनेट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो हेल्पिंग टू मैनेज दिस सर्विसेज। याहू है, गूगल है, ऐसे बहुत सारे, क्रोम है, बहुत सारे कंपनीज है जो इसमें लगे हुए हैं। आईटी आईटी का भी आप थोड़ा बहुत एग्जांपल ले सकते हो। और जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, ओके, सो इंफॉर्मेशन सर्विसेज में बेसिकली यही है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना सर्विसेज के रूप में, इंफॉर्मेशन। फिर है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। सो इसमें बेसिकली सारी आईटी की कंपनीज आ सकती है। दिस इज आल्सो सर्विस रेंडरिंग इंडस्ट्री। दिस हेल्प्स टू acquire, process, store and manage data and information with the help of technology like computer softwares, hardwares, programming languages। बेसिकली इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सब आता है। दिस प्रोसेस्ड डेटा इज डिलीवर्ड थ्रू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। समटाइम्स, कभी कभार ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप इसे ले सकते हैं। डेटाबेस along with the hyperlink are providing vast of information access the internet। आप जो भी इंटरनेट में वास्ट नॉलेज गेन करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। इंटरनेट का अच्छा यूज बेसिकली कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी along with communication technology is used to develop these services। तो बेसिकली आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी आप दे के आप ये डेवलप कर सकते हैं, ये सारी सर्विसेज, और दे सकते हैं लोगों को। फिर फोर्थ टाइप की इंडस्ट्री है क्वार्टरनर। ये मेरे लिए भी थोड़ा नया था। तो इसमें बेसिकली इंटेलेक्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड जितना भी है, ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट, प्रमोशन, उनके ग्रोथ के लिए जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं एनसीएल, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, एनईईआरआई, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाद में है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, आर सम ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए हैं ताकि बिकॉज वो रिसर्च कैरी आउट कर सके। रिसर्च इज कैरिड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। बेसिकली इसमें रिसर्च ज्यादा किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि कैसे आप कोई प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, कैसे आप आगे सोच सकते हो। बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा इसमें कॉन्सेप्ट है। Even research and development centers of pharmaceutical companies, automobile industries work throughout on developing new products। इसमें भी रिसर्च होता रहता है कि आगे आने वाली डिमांड कैसी होगी, आगे मतलब टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है। बेसिकली इसमें फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी आप कर सकते हैं कि हाँ, आगे चल के रिसर्च करना बेसिकली कि हाँ, आगे चल के लोगों को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी तो ये इनका प्रोडक्शन कम कर देंगे, लाइकवाइज। ये एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के चार टाइप्स: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। सो मैंने अभी जो कहा ये सब इसी में है, आप देखना चाहे तो देख लीजिए। अभी तक किसी को कोई कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ फिर से। सो आगे बढ़ूं या कुछ ऐसा डाउट है किसी को, कुछ एक्सप्लेन करूं मैं वापस? हेलो गाइज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सो फार सो गुड या। ओके ओके। सो अभी तक किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया तो बता सकते हैं। नहीं है? ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके ओके प्लीज ओके कंटिन्यू। ओके ओके, यस यस, थैंक यू थैंक यू। सो अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली आप बिजनेस अगर करना चाहते हो, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडस्ट्री या कंपनी सेटअप करना चाहते हो, तो उसके लिए भी कुछ फैक्टर्स होंगे जो एस्टेब्लिशमेंट में अफेक्ट कर सकते हैं आपको। उनके बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा पहले कि आप ये सारे सर्कमस्टेंसेस को अगर स्टैंड आउट कर देते हैं, तब जाके आप बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। सो बेसिकली फॉलोइंग आर द फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड while establishing any business organization। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली आप कौन सा बिजनेस करेंगे, आप उस बिजनेस का आपका नेचर क्या होगा। जैसे कि मेरे कोई कजिन भैया हैं, तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करूंगा।
तो उनको बेसिकली पहले ये आइडिया आया कि हाँ, अभी ड्राई फ्रूट्स की डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी, मार्केट कैसा है उसका उसका एनालाइज किया पूरा, मार्केट्स, फिर गुड्स कहाँ से मंगाएंगे। तो बेसिकली ये है नेचर ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट ओनर शुड डिसाइड अबाउट व्हाट विच बिजनेस ही कैन अंडरटेक। सो बेसिकली अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक आईटी कंपनी खोल दूंगा बैठे बैठे, ये नहीं हो पाएगा। मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ, मैं कैसे बिजनेस एस्टेब्लिश करूंगा, मेरे बिजनेस का नेचर क्या होगा, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा या फिर गुड्स एंड मटेरियल्स या रॉ मटेरियल्स वगैरह ऐसा कुछ। तो बेसिकली ये आपको सोचना पड़ेगा, नेचर ऑफ द बिजनेस में ये सब आता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज में बी सोल प्रोप्राइटरशिप बिकॉज इट इज कंडक्टेड एट स्मॉल स्केल। तो ये सब बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहें तो स्मॉल स्केल में करेंगे, लार्ज स्केल में, बेसिकली सब देखना पड़ेगा आपको, नेचर आपका बिजनेस का क्या होगा। सो व्हाट वुड यू थिंक बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस, तो इसमें ये आएगा नेचर। मतलब बेसिकली आप क्या सोचोगे और ये रिसर्च मतलब ये बिजनेस को एस्टेब्लिश करोगे। तो आइडिया आना चाहिए आपको कि आप मेरे को कौन सा बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। फिर सेकंड है ईज ऑफ फॉर्मेशन। अब इसमें मैं थोड़ा कॉमेडी वाला एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे कि अगर मुझे लिकर फैक्ट्री ओपन करनी है तो मुझे बहुत सारे मतलब मुझे देखना पड़ेगा बेसिकली कि ये इजीली फॉर्म होता है कि नहीं। तो नहीं, लिकर फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना इतना इजी नहीं है। आपको बहुत सारी परमिशंस, बहुत सारे लीगल लाइसेंस एग्रीमेंट्स वगैरह सब देखना पड़ेगा, लैंड देखना पड़ेगा, बेसिकली सब देखना पड़ेगा। ईज ऑफ फॉर्मेशन मतलब आप अपने शॉप या फिर कोई भी बिजनेस कैसे इजीली एस्टेब्लिश करते हो वो भी आपको देखना पड़ेगा। कि ऐसा ना हो कि चलो मैंने सोच लिया मैं ये बिजनेस करूंगा लेकिन ये बिजनेस फॉर्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हियर प्रॉब्लम्स लाइक फाइंडिंग सूटेबल पार्टनर, अगर आप अकेले करना चाहते हैं या फिर किसी पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। फिर है एसोसिएट फॉर द बिजनेस, आपका बिजनेस आगे जाके कौन संभालेगा, एसोसिएट्स कौन कौन होंगे आपके बिजनेस के। फिर है बिजनेस प्रमोशन एक्टिविटी, आप प्रमोशन कैसे करेंगे। फिर फंड्स रेजिंग, लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे जो आपको देखने पड़ेंगे। और एक्स्टैब्लिश करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये इजीली बिजनेस में फॉर्म कर सकता हूँ या नहीं। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी की ब्रांच की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हैदराबाद में, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, तो कराची बेकरी है, बहुत फेमस है, तो आप उसकी ब्रांच ले सकते हो। उसमें आपको उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि कराची बेकरी वालों के ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांचेस हैं यहाँ पे। सो लाइक अगर आप चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं। ईज ऑफ फॉर्मेशन इज अप टू यू, मतलब इजीली फॉर्म होना चाहिए बिजनेस, तो ये एक फैक्टर है। फिर थर्ड है सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेन इशू हो सकता है हमारे लिए कि हम बिजनेस सेटअप तो कर सकते हैं लेकिन कैसे सेटअप करेंगे, फाइनेंस बेसिकली कहाँ से आएगा। तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर हम छोटी मोटी दुकान खोलेंगे या फिर कोई भी छोटी मोटी शॉप या छोटी मोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे तो हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा प्रॉफिट होगा तो भी वो भी हमारा होगा, और अगर लॉस होगा तो भी हमारा होगा। और पार्टनरशिप के साथ करना है तो वो भी कैसे करना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। और आप बेसिकली फंड्स कैसे रेस करोगे, तो कंपनी सेटअप करने के लिए आपको फंड्स चाहिए होंगे, तो वो आप कैसे रेस करोगे वो आपको देखना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप छोटी मोटी कंपनी है तो आप खुद का भी कैपिटल लगा सकते हैं और किसी के साथ पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं। और अगर आप लार्ज स्केल कंपनीज है बट इन द लार्ज स्केल कंपनीज शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर इशूड टू अ सोसाइटी फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप शेयर्स कैसे खड़े करते हो, आप कंपनी की मतलब बेसिकली अपनी कंपनी को कैसे प्रेजेंट करते हो पब्लिक में कि हाँ, मेरी फायदेमंद कंपनी है, मेरा आइडिया अच्छा है, आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसे भी आप कैपिटल रेस कर सकते हैं। बाद में है एक्सपेक्टेड कंपटीशन। सो लाइक आप ये तो जानते ही होंगे कि आप ऐसा कोई भी मतलब बिजनेस का लाइन नहीं बचा होगा मेरे ख्याल से जो जिसमें कंपटीशन ना हो। आप कोई भी शॉप खोल लीजिए उसमें कंपटीशन तो होगा ही। तो उसमें बेसिकली आपको पहले देखना पड़ेगा कि हाँ, अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, वो मुझ पर मतलब वो मुझे ऐसा बोल सकते हैं कि वो मुझे कैसे टक्कर देंगे। मैं अपना बिजनेस एस्टेब्लिश तो कर सकता हूँ इजीली लेकिन बेसिकली मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे एक्सपेक्टेड कॉम्पिटिटर से मुझे compete करना पड़ेगा, तब जाके मैं अपना माल जो है बेच पाऊंगा मार्केट में या तो कहीं भी। तो बेसिकली कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, फैक्टर है एक। तो कंपटीशन में जैसे कि ले सकते हैं एग्जांपल, मोबाइल्स में कितने ही अभी कंपटीशन हो रहा है। मतलब बेसिकली मोबाइल्स की कंपनीज में देखें तो एप्पल है, अभी मोटोरोला है जैसे कि अभी आप मानसी जी ने बताया, फिर सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, इतने सारे कंपटीटर्स है। सो अगर आप सोच रहे कि मैं
मोबाइल की इंडस्ट्री खोलूंगा तो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है, तो पहले आपको फेस करना पड़ेगा उन्हें, उन्हें उनसे बेहतर प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और सेल वगैरह सब अच्छे से करना पड़ेगा, मार्केटिंग वगैरह सब। फिर आगे आता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। सो गवर्नमेंट रेगुलेशन जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, लिकर फैक्ट्री अगर आपको एस्टेब्लिश करनी है तो गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ऐसा कोई बेसिकली आपका बिजनेस बहुत बड़ा है और उसके लिए आपको लैंड बहुत बड़ा चाहिए, और लैंड